तो व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? कि जैसे व्हेन वी हीट सम बॉडी देन इट्स साइज इंक्रीजेस। तो व्हेन वी हीट सम बॉडी its size increases. And this is known as a thermal expansion. अब साइज बॉडी का इंक्रीज क्यों कर जाता है? That we can explain on the basis of asymmetry in the interatomic potential energy curve. सर ये वो अल्फा बीटा वाला है। अब it can be explained on the basis of it can be explained on the basis of asymmetry in interatomic potential energy curve. जैसे हमने ये ग्राफ पहले किया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है दो एटम्स के बीच। पास आते हैं दूर ले जाते हैं। तो ये ग्राफ हमने पहले पढ़ा होगा शायद। यस सर। तो ऐसे ग्राफ आते हैं ना कुछ। यस सर। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। थोड़ा ऐसे कुछ ग्राफ होते हैं। मतलब ये यू मिनिमम होता है और ये डिस्टेंस आर। मतलब जब डिस्टेंस आर नॉट होती है दो एटम्स के बीच तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और नेट फोर्स जीरो होता है, क्योंकि फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी आर। तो यहाँ पे स्लोप जीरो होगा जहाँ पर यू मिनिमम होगा। यस सर। डी यू बाई डी आर यहाँ पे जीरो होगा, स्लोप जीरो होगा तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी। ये ग्राफ माइनस डी यू बाई डी आर। तो ये जो ग्राफ है ना ये एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का मतलब है कि जैसे यहाँ पर गैप ज़्यादा है ये और यहाँ पे गैप कम है। ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है मतलब। तो बिकॉज ऑफ दिस एसिमेट्री इन द ग्राफ the size of the bodies increases. देखो कैसे, जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे होंगे, एटम्स रेस्ट पे होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस होगी आर नॉट और पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम उनकी। बट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस तो मॉलिक्यूल्स या एटम्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। yes, तो मान लो किसी टेम्परेचर पे एनर्जी बढ़ के इतनी हो गई
ये इतनी हो गई। इस एनर्जी पे दो डिस्टेंसेज हैं मॉलिक्यूल एटम्स के बीच, एक ये वाली R1 सपोज, और दूसरी ये वाली R2। तो फिर जो एटम्स हैं वो R1 और R2 के बीच वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। मिनिमम डिस्टेंस R1 और मैक्सिमम डिस्टेंस R2, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। फिर जो एवरेज डिस्टेंस होगी एटम्स के बीच वो हो जाएगी R1 प्लस R2 अपॉन 2। तो व्हाट इज R एवरेज? R1 प्लस R2 अपॉन 2। और ये एवरेज डिस्टेंस कहीं यहाँ पे आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी, बिकॉज ग्राफ एसिमेट्रिक है ना। यस सर। अगर ये ग्राफ सिमेट्रिकल होता तो एवरेज डिस्टेंस यहीं पे आती, बट क्योंकि ये वाला गैप ज़्यादा है इस गैप से, तो फिर एवरेज डिस्टेंस यहाँ पे आएगी। तो फिर जो एवरेज डिस्टेंस है दैट यू कैन सी इज ग्रेटर देन R नॉट। So average distance between molecules increases, hence size of the body increases. अब ये बात समझा दी आपको? यस सर। ठीक है। तो average distance between molecules increases. इसके बाद अभी जब किसी बॉडी का साइज बढ़ता है तो चेंज इन साइज टेक्स प्लेस इन एवरी डायमेंशन, मतलब हर एक डायमेंशन में इंक्रीज होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक में होगा। जैसे मान लो ये कोई हमारे पास वो है कंटेनर है कोई, इसका अंदर का डायमीटर D1 है, बाहर का डायमीटर D2 है, ये हाइट मान लो H1 है, ये वाली हाइट मान लो H2 है। तो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड तो सभी बढ़ जाएंगे, D1 भी बढ़ जाएगा, D2 भी बढ़ जाएगा, H1 भी बढ़ जाएगा, H2 भी बढ़ जाएगा, मतलब एवरी डायमेंशन will increase. It is like a photographic enlargement. Thermal expansion is like photographic enlargement. मतलब क्या हुआ, जैसे हम किसी फोटो को बड़ा करते हैं, एनलार्ज करते हैं, तो उसमें हर चीज का साइज बढ़ जाता है, तो वो चीज है। ठीक है। जैसे सम टाइम से क्वेश्चन आता है, मान लो कोई एक मेटल प्लेट है, और हमने इसमें एक होल कर दिया कोई, एंड इफ टेम्परेचर ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज्ड तो होल के साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बड़ा हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मेटल अंदर की तरफ फैलेगा, ऐसा नहीं। कई लोग सोचते हैं ना कि मेटल अंदर की तरफ फैलेगा तो साइज ऑफ द होल डिक्रीज कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब साइज ऑफ एवरी डायमेंशन विल इंक्रीज। तो पूरी प्लेट का डायमेंशन बढ़ जाएगा, होल भी बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर आप इसकी फोटो खींच के फोटो को बड़ा कर दो, अगर एनलार्ज करो, तो हर चीज की जो डायमेंशन है वो बढ़ जाती है। ठीक है। इसके बाद अभी थर्मल एक्सपेंशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। तो 3 टाइप्स ऑफ thermal expansion.
तो फर्स्ट है लीनियर एक्सपेंशन, सेकंड इज एरिया एक्सपेंशन एंड थर्ड इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो पहले हम ये कर लेते हैं लीनियर एक्सपेंशन। इसमें क्या है, मान लो एक रोड है हमारे पास कोई, जिसकी लेंथ मान लो L1 है किसी टेम्परेचर T1 पे, और हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, T2 कर दिया बढ़ा के, तो लेंथ बढ़ जाएगी। सपोज लेंथ इसकी बढ़ के हो जाती है L2, टेम्परेचर T2 पे, तो इंक्रीज इन लेंथ हो गया L2 माइनस L1। It is found that increase in length is proportional to initial length and change in temperature। तो T2 माइनस T1 को हम डेल्टा T मान लेते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। एंड इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो यहाँ कांस्टेंट आता है अल्फा, ये अल्फा है भी और ये ऊपर वाला प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो अल्फा L1 डेल्टा T। अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ से L2 आ जाएगा L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा T। जी चलिए बना दो, बना दो। तो अब यहाँ से फार्मूला आ गया L2 इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है। तो अब ये फार्मूला बन गया अभी, ठीक है। यस अच्छा, अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? L2 minus L1 upon L1 into delta T। हम्म, L2 minus L1 को delta L लिख सकते हैं। तो इन जनरल आप ऐसे लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T। अगर शुरू की लेंथ L मान लो और चेंज इन लेंथ डेल्टा L, और डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन L इंटू DL अपॉन DT। और अगर चेंजेस काफ़ी कम है, टेम्परेचर में चेंज DT ले लिया तो लेंथ में चेंज DL आएगा, तो अल्फा कितना आएगा 1 अपॉन L DL बाई DT। फिर यहाँ से भी आप निकाल सकते हो भी ये फार्मूला ना, ये वाला फार्मूला, अगर इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, यहाँ से DL अपॉन L आएगा अल्फा DT, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब टेम्परेचर T1 है तो लेंथ L1 है, और जब टेम्परेचर T2 है तो लेंथ L2। 1 अपॉन L का इंटीग्रेशन होता है log L,
dt का t हो जाएगा अभी। Yes, sir. ठीक है, फिर ये वैल्यू डालोगे तो कितना आएगा, log L2 माइनस log L1, और ये आएगा अल्फा T2 माइनस T1। Log L2 1 ये हो जाएगा log L2 अपन L1, ये डेल्टा टी हो जाएगा। फिर log को उधर ले जाओ तो वो e की पावर में आ जाएगा। क्या आएगा फिर यहाँ से L2 इक्वल टू L1 इंटू e की पावर अल्फा डेल्टा टी। और फिर e की पावर x जो होता है ये 1 प्लस एक्स के बराबर होता है इफ x इज वेरी स्मॉल। तो नॉर्मली अल्फा की वैल्यू काफ़ी कम होती है, 10 की पावर -4 -5 इस ऑर्डर की होती है। तो फिर e की पावर अल्फा डेल्टा टी को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला होता है और एक्चुअल फार्मूला ये वाला होता है। समझ आ गई? तो अभी एरिया में क्या हो जाएगा, ऐसे ही एरिया में हो जाएगा A2 इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और वॉल्यूम में V2 इक्वल टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। with temperature. Suppose we have some material जिसका शुरू में वॉल्यूम V1 है और डेंसिटी इसकी ρ1 है, तो मास कितना होगा इसका, तो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। नाउ सपोज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर T2 कर दिया, तो इससे क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ के मान लो V2 हो गया, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि मास तो वही रहेगा इसका। Yes, sir. तो अब जो मास आएगा वो आएगा ρ2V2, लेकिन मास तो सेम ही रहेगा। सो ρ1V1 इज इक्वल टू ρ2V2। तो यहाँ से ρ2 कितना आ जाएगा, ρ1 इंटू V1 अपॉन V2। तो डेंसिटी इसका मतलब कम होगी ना टेम्परेचर बढ़ने से, Yes, sir. डेंसिटी विल डिक्रीज। और फिर ये V2 की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से, अगर ये V2 की वैल्यू यहाँ पुट करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब डेंसिटी कम होगी ना। ये V2 की वैल्यू पुट कर दो भी ऊपर से, तो V1 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे, 1 प्लस गामा डेल्टा। अच्छा, ये जो टर्म्स होती हैं अभी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी,
इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो 1/1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, बाइनोमियल से, बाइनोमियल से। जैसे अगर आप इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर -1 हो जाएगा। और फिर जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अगर ये लगा दो तो फिर यहाँ से ये आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन यूज करके यहाँ से क्या आ जाएगा, ρ2 इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ठीक है, इसके बाद अभी रिलेशन लिख लिया। यस इसके बाद अभी रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। वो सर इसके 4 पॉइंट थे ना, एरिया बदल रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। सपोज हमारे पास कोई एक ये प्लेट है भी ऐसे, जिसकी लेंथ L है और विड्थ B है। देन व्हाट इज इट्स एरिया, तो एरिया होगा L इंटू B। और सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब जो अल्फा की वैल्यू है अभी वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट भी हो सकती है। दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक होते हैं आइसोट्रोपिक, एक होते हैं एनिसोट्रोपिक। पढ़ा भी आपने ये, इसमें पढ़ा वैसे पढ़ा आइसोट्रोपिक एंड सॉलिड्स में पढ़ा एनिसोट्रोपिक मटेरियल, एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स वो होते हैं along all directions the same जिनकी प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम होती है। आइसो का मतलब सेम, और एनाइसो जो सेम ना हो। तो फॉर एनाइसोट्रोपिक मटेरियल्स अल्फा में बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो सपोज अल्फा अलोंग एक्स एक्सिस अल्फा एक्स है, अलोंग वाई एक्सिस अल्फा वाई है। ठीक है, तो सपोज ये प्लेट थी किसी टेम्परेचर पे, अब टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी और विड्थ भी बढ़ जाएगी। तो मान लो ये इसकी लेंथ विड्थ बढ़ के ये प्लेट ऐसे हो जाती है। इसकी लेंथ बढ़ जाती है, सपोज बढ़ के एल प्राइम हो जाती है लेंथ, तो ये डिस्टेंस एल प्राइम हो गई और ये डिस्टेंस, और विड्थ बढ़ के बी प्राइम हो जाती है। तो व्हाट इज एल प्राइम, एल प्राइम आएगा एल इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स डेल्टा टी, क्योंकि एल है अलोंग एक्स एक्सिस तो इसमें अल्फा अल्फा एक्स आएगा, और जो विड्थ है बी वो बी प्राइम होगी। तो व्हाट इज बी प्राइम, बी इंटू 1 प्लस
अल्फा वाई डेल्टा टी, इसमें अल्फा वाई आएगा। व्हाट इज न्यू एरिया ऑफ द प्लेट? ए प्राइम, ये आएगा एल प्राइम इंटू बी प्राइम। तो पुट द वैल्यू ऑफ एल प्राइम एंड बी प्राइम। तो एल इंटू बी तो ए के बराबर हो जाएगा, और फिर ये ब्रैकेट खोल दो, तो आएगा 1 प्लस अल्फा एक्स डेल्टा टी प्लस अल्फा वाई डेल्टा टी प्लस अल्फा एक्स अल्फा वाई डेल्टा टी का स्क्वायर। अब दो अल्फास का प्रोडक्ट काफ़ी कम होगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू होती है 10 की पावर -4 -5 के ऑर्डर की, तो दो अल्फास का प्रोडक्ट काफ़ी कम हो जाएगा, तो फिर ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगी। सो ए प्राइम इज इक्वल टू ए ये आ जाएगी। एंड नाउ कंपेयरिंग विद जो एरिया वाला फार्मूला था, क्या था फार्मूला? A2 इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये था भी फार्मूला। तो बीटा की जगह पे यहाँ पे आ गया अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, तो वी गेट बीटा इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। इसकी डेरिवेशन कौन आसान ही है, कैसे लगेगी, कैसे लगी डेरिवेशन? आसान की मुश्किल? सर बुक में जो मेथड है वो भी ठीक है, वो भी इजी है। एनसीईआरटी में नहीं मैंने तो लीक से देखा था, उसके अंदर वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, एरिया को स्क्वायर कर लिया था, एल स्क्वायर, मतलब एल बी हाँ, टर्म्स में सिर्फ एल के टर्म्स में किया था। बट एनसीईआरटी में ऐसे किया होगा आई थिंक। ये एनसीईआरटी में ये रिजल्ट निकाला है शायद, बट दूसरे तरीके से निकाला है, वो भी कराता हूँ मैं आपको अभी। ठीक है, वो कर लिया मल्टीप्लाई तो किया बस। अच्छा, ये अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा वाई इक्वल टू अल्फा, अगर दोनों सेम है अल्फा, तो फिर बीटा 2 अल्फा हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये है, देखो अगर हम फार्मूले को इस तरीके से लगाएं, जैसे ये फार्मूला है A2 इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि इस फार्मूले को A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A1 बीटा डेल्टा टी, ये डेल्टा A हो गया। तो ऐसे लिख लूँगी, तो ए इनिशियल एरिया, डेल्टा ए चेंज इन एरिया, मतलब A1 को ए लिख लिया मैंने, उसको एल टू बी लिख देंगे, ए को एल टू बी लिख देंगे ना। हाँ, मतलब इस अगर इससे हम देखें तो इसमें डेल्टा ए ये वाला एरिया होगा, देखो जो चेंज हुआ है वो एरिया वो ये वाला होगा ना, एल प्राइम माइनस एल वन टू बी प्राइम, ये वाला एरिया। पहले इतना एरिया था, चेंज इतना हुआ। अब ये निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ये लेंथ एल है, ये डेल्टा एल मान लो, तो डेल्टा एल होगा एल अल्फा एक्स डेल्टा टी, ये डेल्टा बी मान लो, ये चेंज इन विड्थ डेल्टा बी मान, तो डेल्टा बी कितना होगा?
बी अल्फा वाई डेल्टा टी। सेम तरीके से भी जैसे ये है, इसी तरीके से, बस यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। अब डेल्टा ए जो होगा, डेल्टा ए वो होगा ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, तीनों का सम। किन तीनों का? पहले कि ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। ये वाला एरिया होगा लेंथ एल इंटू विड्थ डेल्टा बी, तो एल इंटू डेल्टा बी, प्लस ये वाला एरिया होगा डेल्टा बी डेल्टा एल इंटू डेल्टा डेल्टा बी, प्लस ये वाला एरिया डेल्टा एल इंटू बी, यानी बी इंटू डेल्टा एल। ये नेग्लिजिबल हो जाएगा डेल्टा एल डेल्टा बी, बिकॉज डेल्टा एल इज वेरी स्मॉल, डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल, इनका प्रोडक्ट ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब डेल्टा बी की वैल्यू रखो ये वाली, तो क्या आएगा, फिर डेल्टा एल की वैल्यू रखो ये वाली, तो एल इंटू बी कॉमन, क्या बचेगा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई डेल्टा टी, ये ए के बराबर होगा और ये बीटा हो जाएगा पूरा, तो ये बीटा हो जाएगा। कंपेयरिंग विद दिस, तो ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, से हमने निकाला क्या है? बीटा निकालना है। बीटा और अल्फा का रिलेशन, वो तो पहले निकल नहीं गया था। हाँ, तो मैं दूसरा तरीका बता रहा था, ये दूसरा मेथड है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, दिखाऊंगा। हम कोई भी कर सकते हैं ना। प्रदीप पास ये करके जाओगे, वो फैन है प्रदीप का। तो ये गलत है। गलत नहीं है वो, मैं तो कह रहा हूँ बी कॉशियस, टीचर इधर ऐसी है, उसको बहाने नहीं होते नंबर काटने के। प्रदीप में इससे भी अलग मेथड है। हाँ, प्रदीप में आई सपोज मैंने इसका देखा था। सिर्फ वॉशरूम ये खराब देखो, इसमें से ज्यादा सही मेथड कौन सा है? दोनों सही हैं। ये नंबर किसमें मिलेंगे? आप ये कर देना एनसीईआरटी वाला, ये ज्यादा इजी जो आपने कराया। दूसरे वाला, नहीं जो पहले वाला, पहले वाला उससे भी कर सकते हो, नंबर उससे भी मिलेंगे। बहुत कंफ्यूजिंग सा है जो दूसरे वाला है। Similarly, we can write gamma. Similarly, gamma can be written as alpha x plus alpha y plus alpha z. इसमें वॉल्यूम आ जाएगा ना अभी। तो 3 अगर हम हाइट भी मान लें इसकी अलोंग बाई जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन तो 3 में आ जाएगा। और अगर तीनों इक्वल हैं तो गामा कितना हो जाएगा, 3 अल्फा। 3 अल्फा। ठीक है, अब इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल देखो कुछ जैसे। सर इससे बीटा का भी आ सकता है ना गामा के टर्म में। हाँ, तो ठीक है। सही है। जैसे इसके कुछ क्वेश्चन देखो,
पहला क्वेश्चन कैसे करोगे अभी? पेज नंबर 53 देखो 53 वॉल्यूम परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ या डायमीटर या रेडियस क्या होगा अभी जैसे होगा क्या ये देखो डेल्टा एल कितना होता है व्हाट इज डेल्टा एल एल अल्फा डेल्टा टी या अगर रेडियस आर है बॉल की हमने हिट कर दिया तो रेडियस डेल्टा आर बढ़ गई तो डेल्टा आर क्या होगा आर अल्फा डेल्टा टी ये फार्मूला होता है ना भाई ये वाला डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी यस सर इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी लीनियर डायमेंशन यस सर it can be length it can be radius it can be diameter ठीक है for any linear dimension तो फिर जो परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस या डायमीटर सेम ही होगा परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस तो आएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 कितना आ जाएगा ये अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू क्या आएगी अल्फा डेल्टा टी जनरली अगर हमने निकालना हो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया तो वो 2 अल्फा हो जाएगा तो फिर यहाँ बीटा आ जाएगा क्योंकि एरिया में डेल्टा ए क्या होगा ए बीटा डेल्टा टी तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना होगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 तो आएगा बीटा डेल्टा टी इंटू 100 और वॉल्यूम में गामा आएगा और की और वैल्यू चाहिए और गामा तीनों में सबसे बड़ा होता है बिकॉज गामा इज 3 अल्फा बीटा इज 2 अल्फा तो क्या आंसर आ जाएगा इसका वॉल्यूम वॉल्यूम सी आंसर आ जाएगा ठीक सेकंड वाला ट्राई करना आप फिफ्थ देखो जरा अभी फिफ्थ क्वेश्चन The two rods have lengths L1 and L2. तो दो रोड्स हैं एक की लेंथ L1 है एक की L2 है और इनके कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशंस अल्फा 1 और अल्फा 2 It is claimed that the difference in their length remains constant at all the temperatures. तो फिर कौन सी कंडीशन होगी देखो शुरू में डिफरेंशियल लेंथ कितना है इनका L2 माइनस फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया सपोज हमने तो लेट टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड इसकी लेंथ L1 प्राइम होगी और इसकी लेंथ L2 प्राइम होगी तो व्हाट इज L1 प्राइम अल्फा से होएगा ना ये अल्फा तो अलग अलग है दोनों जी तो वाई अल्फा ये डी पार्ट होएगा L1 प्राइम अच्छा L1 प्राइम कितना हो जाएगा L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी न्यू लेंथ ऑफ फर्स्ट रोड ये हो जाएगी
एंड न्यू लेंथ ऑफ सेकंड रोड सपोज L2 प्राइम हो गई, तो L2 प्राइम होगा L2 1 प्लस L2 डेल्टा T। ओके इक्वेट हो जाएगा L2 प्राइम और डिफरेंस कितना अब हाँ अब कितना डिफरेंस है, है अब डिफरेंस होगा L2 प्राइम माइनस L1 प्राइम लेंथ का, एंड दैट इज इक्वल टू L2 माइनस L1, ये में दिया हुआ है। डिफरेंस कांस्टेंट, डिफरेंस इन लेंथ रिमेन्स सेम। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मान लो इसकी लेंथ L1 प्राइम होगी, इसकी L2 प्राइम होगी, अब वैल्यू पुट कर दो L2 और L1 प्राइम की यहाँ पे, तो L2 कट जाएगा भी दोनों तरफ से, L1 कट जाएगा। तो मेरा तो A पार्ट भी आ रहा है D पार्ट, A पार्ट भी आ रहा है D पार्ट भी आ रहा है। नहीं, तो L2 कट जाएगा, L1 कट जाएगा। डी पार्ट आ रहा है आंसर, L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2, ये वाला आएगा आंसर। जी ये भी तो पढ़ा है मैंने, आधा ही पढ़ा। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, छठा भी इसके ऊपर ही है, ये आप कर लेना। यस सर। 7 तो हो ही जाएगा भी, यस सर। गामा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। 9th क्वेश्चन देखोगे, 9th। C पार्ट है। सी तो है, सी हो सकता है, सी हो सकता है। मतलब अल्फा एक्स दे रखा है 10 इंटू 10 की पावर -7, और अल्फा वाई अल्फा जेड दोनों सेम हो जाएंगे, यस 15 वाला हो जाएगा अल्फा वाई अल्फा जेड। ये अल्फा एक्स होगा और ये अल्फा वाई और अल्फा जेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 की पावर सेम कर लो दोनों में, उसी से आ जाएगा सर, -7 कर लेंगे तो कुछ इसको -7 करोगे तो 150 हो जाएगा। इसमें भी गामा नहीं निकालना। हाँ गामा निकालो। तो कैसे निकालते हैं? डेल्टा डी दिया है, हाँ तो इससे तो निकालना है। नहीं, गामा होगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। In every other direction perpendicular, तो ये और डायरेक्शंस होती है, y और z होती है। तो अल्फा एक्स तो ये वाला हो जाएगा, अल्फा वाई और अल्फा जेड दोनों की वैल्यू ये हो जाएगी। अच्छा तो इसका डबल कर देंगे ना फिर, -7 करोगे तो यहाँ 150 आ जाएगा, और फिर ये 310 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एरर इन स्केल रीडिंग।
जैसे मान लो हम कपड़ा खरीदते हैं किसी दुकान से, वो मीटर स्केल से मेजर करके देते हैं ना कपड़े को। बट अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ गया जैसे, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो मीटर स्केल है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। मान लो थोड़ी सी बढ़ जाती है उसकी लेंथ, तो फिर 1 मीटर में ज़्यादा कपड़ा मिलेगा हमें, कम मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। मतलब जब उसकी लेंथ मेजर करेंगे तो वो 1 मीटर से ज़्यादा होगी, लेकिन वो शो 1 मीटर करेंगे, तो फिर कितनी एरर उसमें आएगी वो कैसे निकालेंगे, वो चीज़ है। ठीक है, तो मान लो ये कोई प्लेट है जिसकी लेंथ हमने मेजर करनी है, और ये कोई स्केल है, मेटल स्केल है ये। तो एक एंड हमने यहाँ, एक इसका 0 एंड है वो यहाँ मिला दिया इससे, और मान लो यहाँ पे स्केल पे लिखा रहता है ना 0 1 2 3, मान लो यहाँ पे L लिखा हुआ है स्केल पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है सपोज। तो स्केल पे यहाँ पे L लिखा होगा, अगर ये करेक्ट रीडिंग दे रहा है तो स्केल पे क्या लिखा होगा यहाँ पे? L, जैसे 0 1 2 3 L लिखा होगा। अब सपोज टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, स्केल की लेंथ बढ़ जाएगी। मान लो स्केल किसी मेटल की बनी है तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो स्केल की लेंथ बढ़ के मान लो ऐसे हो जाती है। जो इस पे मार्क था L वाला वो खिसक के यहाँ पे आ गया। तो लेंथ कितनी बढ़ गई है, मतलब जो लेंथ पहले L थी वो बढ़ के अब सपोज L प्राइम हो गई, तो L प्राइम कितना आएगा? तो L प्राइम आएगा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये आएगा क्या? लेकिन स्केल पे तो एल ही रहेगा ना वो पॉइंट। हाँ, वो एक्चुअल लेंथ तो L प्राइम होगी ना, अच्छा, बट स्केल इस, अब जो स्केल है वो इस लेंथ को L बताएगा, इतनी लेंथ को क्या बताएगा? L, जबकि ये एक्चुअल में L प्राइम है, और स्केल बताएगा इसको L। अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्केल मटेरियल। तो L प्राइम जो इसकी एक्चुअल लेंथ है भी वो है, तो एक्चुअल लेंथ L प्राइम इज इक्वल टू स्केल रीडिंग इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये फार्मूला बन गया। तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो फिर ये माइनस डेल्टा टी ले लोगे, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस डेल्टा टी ले लोगे। जैसे क्वेश्चन देखो, 21st एंड 22nd क्वेश्चन। तो फिर इसमें ये फार्मूला लग जाएगा, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू स्केल रीडिंग इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो हमने ट्रू लेंथ बतानी है, अभी कर लोगे? यस सर। कैसे होगा ये? 10 को 10 इंटू 1 प्लस स्केल रीडिंग 10 सेंटीमीटर है, तो फिर ट्रू लेंथ क्या होगी? तो ट्रू लेंथ क्या होगी?
एल प्राइम ट्रू लेंथ होगी, कितनी होगी, एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा टी? 20। टेम्परेचर 20 डिग्री सी बढ़ गया। तो क्या आंसर है, कितना आंसर आएगा? 10.0002 तो नहीं आया, नहीं 002 तो नहीं आया। नहीं ठीक है, ठीक है। 10.0 ये आएगा 10 प्लस 0.02 200 इंटू 10 की पावर -4। यस सर। 10.02 आएगा। इस लिखते हैं सर, उसको हम लिख सकते हैं ना 10 को आरसी 10.02। आगे से आंसर। बी आंसर आएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या होगा? इसमें डेल्टा टी अब नेगेटिव है। अब टेम्परेचर 12 डिग्री सी पे बताना है, तो डेल्टा टी -10 हो जाएगा। -10 22 पे सही है और 12 पे बताना है, तो फिर डेल्टा टी को क्या ले लोगे, -10 ले लोगे। तो फिर ये -0.01 आ जाएगा, तो 9.99 सेंटीमीटर। ठीक है। यस सर। एक ये और कर लो भाई, 14th क्वेश्चन। तो इजी है सर। हो जाएगा, फार्मूला ही लगाना। चलो फिर इतना ही करते हैं आज। ठीक है सर।